निराला व्यक्ति हूँ, मुझे मेरे जैसा दूसरा आदमी मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो हिंदुस्तान में तलाश करते हैं। लेकिन आज साल भर भी नहीं हुआ, मैं 25 अगस्त 2022 को अपने घर से निकला था। आज एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में मुझे मेरे जैसे साथी मिल गए हैं जो भयमुक्त हैं। मेरा जो लक्ष्य है वो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई दोष नहीं किया, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसको भयमुक्त कर देना है। भयमुक्त समझते हैं जो किसी से डरे ना, लेकिन वो निर्दोष होना चाहिए। डरता तो छोटा बालक भी नहीं है किसी से, डरते तो चोर भी नहीं है किसी से, रात को ताला तोड़ के चोरी कर लेते हैं। तो इसमें कि ये नहीं डरते हैं किसी से, डकैत नहीं डरते हैं किसी से, कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी नहीं डरते हैं किसी से, नेता नहीं डरते हैं। तो ऐसे भयमुक्त लोग नहीं बनाने हमें, जो बेईमान हों, ठग हों, गुंडे हों, माफिया हों और भयमुक्त हों। हमें भयमुक्त उन लोगों को करना है, उन साथियों को करना है जो सच में निर्दोष हैं, पाप रहित हैं, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। और आज हिंदुस्तान में लगभग 1.5 करोड़ हमारे एजेंट अभिकर्ता साथी हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वो भयभीत हैं बहुत ज़्यादा, और भय के कारण वो आत्महत्या जैसा अपराध करते हैं। अपने घर द्वार को छोड़ करके भाग चुके हैं, गांव को छोड़ करके भाग चुके हैं, उनके पशु और कहीं कहीं तो उनके बच्चों तक को लोगों ने हड़प लिया है। जो दबंग किस्म के निवेशक थे जिन्होंने करोड़ों रुपये निवेश किया, लाखों रुपये निवेश किया, इस तरह के लोगों ने हमारे देश के तमाम 1.5 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया है। एजेंट के अलावा जो निवेशक साथी थे उनका भी कहीं कहीं बहुत उत्पीड़न हुआ है। हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों ने, आर्मी पर्सनल ने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, और जब उन्होंने अपनी शिकायत अपने ऑफिसर्स को की तो उनका शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, और ऐसे 1250 सैनिकों ने आत्महत्या कर दी, नौकरी जाने के भय से, पनिशमेंट मिलने के भय से। जब ये पीड़ा, जब ये आवाज़ मुझ तक आई, हालांकि मैं बहुत लंबे समय से ठगों के, माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दर्द, सबसे ज़्यादा पीड़ा तब हुई जब मैंने देखा कि हमारे देश के 2 लाख सैनिकों के साथ ठगों ने बारी बारी से भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर ठगी की है। और जब वो सैनिक अपने साथ हुए जघन्य प्रकरण की शिकायत करने जाता है तो उसे उसके ऑफिसर, सरकार लताड़ती है, नौकरी से निकाल देने का भय दिखाती है, जेल भेजने का भय दिखाती है, और वो इस भय से आत्महत्या कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपने जीवन के मोह को त्याग कर, अपनी तमाम ऐषणाओं को, वासनाओं को त्याग कर मैदान में आना चाहिए, और न केवल अपने देश के सैनिकों को बल्कि तमाम एजेंट साथियों को, निवेशकों को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, इनको भयमुक्त करना चाहिए। और जो इनकी मेहनत की जमा पूंजी है, बहुत सारे ठगों ने धोखा है देश में, 2 लाख से ज़्यादा ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी मेहनत की कमाई को, डूबी हुई पूंजी को, इन सबको वापस दिलाने के लिए एक अनवरत लगातार संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि अगर अनवरत संघर्ष हम नहीं कर सके तो हम किसी का पैसा दिलाना तो बड़ी बात है, किसी का जीवन भी नहीं बचा पाएंगे। लोग पके आम की तरह टपकते रहेंगे, मरते रहेंगे, आत्महत्या करते रहेंगे। मैं जब उतरा मैदान में तो उसका असर ये हुआ, मैंने सैनिकों से कहा कि आप डरो मत, 2 लाख से ज़्यादा सैनिक हुआ, अगर आप सब सामूहिक एक पोस्ट कार्ड भी भारत के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को लिख दोगे कि हमारे साथ ये ठगी की घटना हुई है, और हम जब इसकी शिकायत करने जाते हैं तो हमारा जनरल, कर्नल या सीओ या कमांडर हमें पनिशमेंट देता है, सजा देता है, नौकरी से निकालने का भय देता है, प्रताड़ित करता है, तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हिल जाएगा। वो तुरंत एक्शन लेगा आपके खिलाफ। कोई भी ऑफिसर लीगल एक्शन नहीं ले सकेगा, आपको सर्विस से नहीं निकाल सकेगा, आपके पैसा दिलाने के लिए काम करेगा। बहुत सारे सैनिक साथियों की ये बात समझ में आई और उन्होंने यही किया। हम रक्षा मंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, सबको बताया कि अविलंब इस अधिसूचना को वापस लीजिए। जो सैनिकों के साथ हुई आपराधिक घटना की शिकायत करने पर उनको पनिशमेंट का प्रावधान करती है।
वो वापस ली गई। उसी संघर्ष के दौरान 21 फरवरी 2019 को ये बैंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बोलते हैं, ये बन गया। जब ये बन गया तो और लड़ाई थोड़ा हमारी विकट हुई, तेज हुई। हमने लगातार इस संघर्ष को जारी रखा। सरकार ने इसके रूल्स को नोटिफाइड करने से रोक लिया और रूल्स नोटिफाइड हो गए उसमें फरवरी 2020 में आकर 12 फरवरी को। तो उसके बाद मार्च में, अप्रैल में कोविड महाराज आ गए थे देश में। उस कोविड की आड़ में हमारे देश की सरकार ने प्रयास किया कि इस कानून को ही वापस ले लिया जाए, क्योंकि इससे जो है देश का जो ठग है उनका बिजनेस ठप हो रहा है। जब ऐसी सूचनाएं हमको मिलने लगी, ऑफिसर्स ने बताया कि भाई साहब कुछ करो, नहीं तो ये कानून अपनी मौत मर जाएगा, इसको सरकार वापस ले लेगी और किसी का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो हमने उसके लिए भी संघर्ष आरंभ किया और इस कानून को वापस नहीं लेने दिया। फिर हमने लड़ाई लड़ना आरंभ की कि हम इसके क्रियान्वयन के लिए लड़ेंगे, क्योंकि क्रियान्वयन पूरे देश में कहीं भी नहीं हो रहा था। 25 अगस्त 2022 तक पूरे देश में एक मुकदमा कहीं दर्ज नहीं था इस कानून के खिलाफ, एक जगह कहीं भुगतान के काउंटर नहीं खुले थे, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा था। सब ऑफिसर, तमाम सरकारें कुंडली मार के बैठी हुई थी। जब हमने संघर्ष किया, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, एक आवाज़ देश के शासन तक पहुंची, तो देश के 4 राज्यों में लगभग भुगतान के काउंटर खुले, सब जगह नोटिफिकेशन हुए। जो स्टेट के PID एक्ट थे उनकी भी अनुपालना शुरू हुई। आपके जो महाराष्ट्र का MPID एक्ट है 1999 का बना हुआ है, वो देश में सबसे पुराना कानून है। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में 1999 में PID एक्ट नहीं बना था। आपके यहाँ RTI एक्ट भी 1996 में बन गया था शायद महाराष्ट्र में। तो आपका तो जागरूक प्रदेश है, लड़ाकू प्रदेश है, वीर शिवाजी की भूमि है ये, महात्मा गांधी जी की कर्मस्थली रही है और दुनिया भर के लोग हुए हैं जिन्होंने लड़कर देश को आज़ाद कराया है और बहुत सारी विचारधाराओं को पनपने का, पोषण करने का काम आप लोगों ने किया। मैं समझता हूँ कि आपका सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो वर्ड्स एक्ट 2019 में 2 अक्टूबर से पहले पूरे देश में लागू हो चुका होगा। आप सबका भुगतान मिल चुका होगा और जो पीड़ा, जो दुख, दर्द, अपमान आप लोगों ने झेला है अपनी मेहनत की जमा पूंजी डूब जाने के कारण, वो भी आपको सबको वापस मिल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। आप सबको अपने अपने घर भी जाना होगा, किसी को खाना बनाना होगा, किसी को कुछ और करना होगा। मैं अंत में आपसे केवल इतनी सी अपील करूँगा कि आप सब आज से अपने आप को भयमुक्त समझें, निडर समझें, किसी से डरें नहीं। डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो काम कर रहे हो वो कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं। लोग अगर आपको डराते हैं, ये कहते हैं आपने अपराध किया है, पाप किया है, तो उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। एंड्रॉयड फोन का ज़माना है, सबके पास मैं समझता हूँ तकरीबन ये ब्रह्मास्त्र होगा। अगर कोई ऑफिसर, कोई निवेशक या कोई भी आपको डराता है, धमकाता है किसी भी तरह से, ये कहता है कि हमारा पैसा तू दे या तू दे अपने निवेशकों का पैसा, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें आप रिकॉर्ड कर लें। चोरी छुपे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चोरी छुपे नहीं कर सकते तो बेखौफ होकर ऐसे ऑफिसर्स को कहें कि ज़रा दोबारा से बोलिए, हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं आपकी बात, बोलिए उसको बेखौफ होकर। फिर वो कभी ऐसी बात बोलने का साहस नहीं कर पाएगा कि इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती या कोई और कुछ नहीं कर सकता। करना सब उन्हीं को है क्योंकि कानून बना है, कानून में उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि पुलिस FIR दर्ज करेगी, पुलिस चालान पेश करेगी स्पेशल कोर्ट में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ठगों की प्रॉपर्टी को सीज करेगी, नीलाम करेगी और 180 दिन में आपका भुगतान करेगी। ये कानून में लिखा है, ये कोई जुमला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में बोल दिया कि भाई 15-15 लाख दे देंगे हम प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा जुमला नहीं है। ये बाकायदा कानून में लिखा हुआ है, पार्लियामेंट ने उस कानून को पास किया है और उसकी अवहेलना करना, उसका उल्लंघन करना अपराध है। कोई भी अधिकारी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उस कानून का उल्लंघन करेगी तो वो अपराधी मानी जाएगी,
उसको दंड दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 4-5 जिलों में हम गए हैं, देखा है कानून की जानकारी तमाम ऑफिसर्स को है। ऐसा नहीं कि वो इस कानून को जानते नहीं है, जानते हैं, लेकिन जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया है वो बहुत सुस्त है। तो उसको केवल रफ्तार देनी है। आपको सौभाग्य से सीमा यास्नेकर जी जैसी महिला नेत्री मिली हैं, हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र की, गुरवंश कुटेकर साहब हैं, आपके जिला अध्यक्ष हैं वर्धा से, मैडम का मैं नाम नहीं जानता, वो भी बहुत जुझारू दीदी इनमें से पहचानता हूँ। हमारे आदरणीय विलास देशमुख जी हैं, हमारे संगठन में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, बिहार अपना महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, बड़े संघर्षशील साथी हैं, अपना तेलांग साहब हैं बुल्ढाना के अध्यक्ष, शायद यवतमाल वाले भी बैठे हैं, कोई और अध्यक्ष भी आए हुए हैं हमारे यवतमाल वाले या कोई और नहीं आए, और बहुत सारे साथी हैं। संगठन जो है काफ़ी बड़ा संगठन बना दिया है। रानी जी हैं आपके जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र से बनाए हैं, अभी एक मैडम और हैं, पता नहीं उनका नाम क्या है, दिमाग से निकल रहा है। मतलब बहुत सारे लगभग 27 जिलों में हमारा संगठन यहाँ है और निकट भविष्य में बहुत जल्दी तमाम जिलों में ग्रामीण स्तर पर यह संगठन होगा। और हमारे 2 ही लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य है आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवा देना, क्योंकि हम भुगतान सुनिश्चित अगर आपका नहीं कर पाए, आपका भुगतान नहीं करवा पाए, तो आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए काम करे। क्योंकि सबसे पहला दुख, सबसे पहला दर्द आपका ये है कि आपका जो पैसा डूबा है या आपके मार्फत किसी और का पैसा डूबा है वो वापस नहीं। तो इसलिए हमारी प्राथमिकता भी यही है कि सबसे पहले हम आपका भुगतान कराएं, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हम करेंगे। प्रधानमंत्री से लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, राष्ट्रपति से लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, यहाँ किसी चीफ मिनिस्टर से, डीएम से, एसपी से, जिससे भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, लेकिन आपका भुगतान कराएंगे किसी भी मूल्य पर। क्योंकि जब आपका भुगतान होगा तभी आप ठगमुक्त बेईमान रहे राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए लड़ेंगे, तभी हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहे राष्ट्र राज्य बनेगा। और अगर ऐसा नहीं करवा पाए हम, परमात्मा की कृपा होने के बाद भी, आशीर्वाद होने के बाद भी, तो ईश्वर रुष्ट हो जाएंगे, वो हमारा ही अस्तित्व समाप्त कर देंगे, हमको नरक में डाल देंगे, जला देंगे। जो हम कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने, सरकार ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, इस पूरे बेईमान सिस्टम ने हमारी बात नहीं सुनी, 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की पीड़ा का निवारण नहीं किया, उनका पैसा नहीं दिया, तो हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को ध्वस्त कर देंगे, इसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। अगर हमने ईमानदारी से ये लड़ाई नहीं लड़ी, आपका भुगतान नहीं दिलाया, तो हमारा अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए तमाम साथी हमारी बात पर भरोसा करें, विश्वास करें। भुगतान की गारंटी का कानून बन चुका है, उसमें भुगतान आपका अधिकार बनाया गया है, अपने उस अधिकार का प्रयोग करें, निर्भीकता के साथ करें। कहीं कोई दिक्कत आती है, हम रात के 2 बजे भी बात करते हैं तमाम लोगों से, कोई इंडिविजुअल आदमी भी अगर बात करता है तो उसके फ़ोन को मैं उठाता हूँ। हमारे तमाम पदाधिकारी इनको फ़ोन करें, हम आपके साथ खड़े होंगे, चाहे 1000 किलोमीटर है या 500 किलोमीटर है। लेकिन आज का दौर डिजिटल दौर है, दुनिया मुट्ठी में है, 1 मिनट में बात की जा सकती है फ़ोन से, ईमेल के द्वारा, कोई बहुत दूर नहीं है। अभी हम दिल्ली जाकर के भी प्रधानमंत्री कार्यालय को महाराष्ट्र के विषय में बड़ी विस्तृत रिपोर्ट बना करके सौंपेंगे कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। तो 300-400 करोड़ रुपए हर जिले के जिला कलेक्टर के पास आप लोगों के पड़े हुए हैं, तमाम कंपनीज के, लेकिन उनको वितरित नहीं किया जा रहा, आवेदन नहीं दिए जा रहे। बहुत सारे कंपनीज के खिलाफ तो मुकदमा ही कर देंगे बहुत सारे जिलों में, जबकि कानून ये कहता है कि जिस थाना क्षेत्र के आप रहने वाले हो उस थाने में आपकी शिकायत पर ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन पुलिस नहीं करती है। कोई निवेशक पहुंच जाता है एजेंट के खिलाफ, तो एजेंट को तुरंत पकड़ लेते हैं वो कि चलो मुर्गा आ गया, कुछ मिलेगा इससे, उसको तंग किया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, जो विषम परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में बनी हुई हैं, इनकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर के प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को सौंपेंगे। और मैं समझता हूँ जैसे आजकल हालात बने हुए हैं उसमें तुरंत एक्शन होगा और पूरे महाराष्ट्र में ये कानून ठीक से लागू होगा, सबका भुगतान होगा। इसलिए किसी भी साथी को
कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएं, तनाव रहित हो जाएं, डरें नहीं, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। हम अभी आपका मेमोरेंडम लेकर के जाएंगे कलेक्ट्रेट। क्या टाइम हुआ सर? 8:40? 4:30 4:30 हो गए। हाँ, देख लेते हैं, चल के